हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे आईएएस 2020 प्रीलिम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। वृक्षारोपण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वृक्षारोपण अभियान है जिसके दौरान खानों, कॉलोनियों, कार्यालयों और कोयला लिग्नाइट पीसीयू के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यह अभियान कोयला मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सभी कोयला और लिग्नाइट पीसीयू शामिल है। तो दोनों कथन में से कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है? ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो यहाँ पे बता दूं कि दोनों कथन सही है। कोयला मंत्रालय द्वारा यह वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और इसमें शामिल है लिग्नाइट पीसीयू और कॉलोनियों, कार्यालय, कोयला और लिग्नाइट पीसीयू सभी शामिल हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर सी होगा 1। नेक्स्ट, भारत में अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विदेश मंत्रालय के तहत एक प्रमुख परियोजना है जिसका उद्देश्य वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। मैं आपको बता दूं कि दोनों कथन में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि यह विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं यहाँ पर होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। और दूसरा इसमें है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग यूजीसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन एजेंसी है। तो ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो गया डी, 2 का। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार जो इस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कोल माइंस विशेष प्रावधान के तहत खदानों की सूची में बेंडर कोयला खदान को हटा दिया है। अधिनियम 2015 का बंदर कोयला खदान किसका एक हिस्सा था? तो यहाँ पर है कवाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो वह टाइगर रिजर्व है तदोबा या टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो 3 का आंसर होगा डी। जानते हैं से विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बंदर कोयला खदान को उन खानों की सूची से हटा दिया जो कोयला खान विशेष अधिनियम 2015 के तहत नीलामी के लिए है। मंत्रालय टोडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा था। मंत्रालय ने 21 जुलाई 2020 को जारी किए गए एक वापसी नोटिस में कहा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने वाला अधिसूचना के अनुसार था। तो ये कहां पर है? तंतोडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो ये है महाराष्ट्र में। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? चंद्रपुर जिला में। तो ये इंपोर्टेंट था। इसमें कुछ चीन द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हेवनली ट्रूथ 1 मिशन के लिए तियानवेन 1 या क्वेस्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, व्यापक अवलोकन के लिए लाल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए मार्टियन मिट्टी पर लैंडिंग और लैंडिंग स्थल पर घूमने की रोवर भेजना है। नासा के बी ऑप्शन, नासा के वाइजर 2 के बाद कुइपर बेल्ट से परे अभी भी अनदेखा क्षेत्र का पता लगाने के लिए है। डार्क स्पेस, डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित करते हैं, इसकी पड़ताल के लिए पहला स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, व्यापक
अवलोकन के लिए लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए, मार्टियन मिट्टी मतलब मंगल ग्रह की मिट्टी पर लैंडिंग के लिए, स्थल घूमने के लिए एक रोवर है, स्थल पर लैंड करने के लिए एक रोवर है। तो यह मिशन जो है हेवनली ट्रूथ 1 यह मार्स के लिए है। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट ये देखिए उसके बारे में विस्तार से है कि चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से चीन के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली वाहन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक अपनी पहली मंगल जांचयान वैन 1 या क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ की शुरुआत की। यह अंतरिक्ष यान को लगभग 5 टन के द्रव्यमान के साथ ले जा सकता है। दक्षिण चीन के द्वितीय प्रांत हेनान के तट पर वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से आकाश में ले जा सकता है। जांच में 3 भाग होते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये मंगल की कक्षा में अलग हो जाएंगे। ऑर्बिटर वैज्ञानिक संचालन के लिए कक्षा में रहेगा और संकेतों को रिले करने के लिए, जबकि लैंडर रोवर संयोजन का एक स्वायत्त वंश और लैंडिंग बनाता है। तो रोवर में 6 पहिए और 4 पैनल है, 6 वैज्ञानिक उपकरण है। इसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक है और यह ग्रह पर लगभग 3 महीने तक काम करेगा। तो चीन का लक्ष्य लाल ग्रह तक पहुंचने के लिए है। भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ को पकड़ना है। मिशन के उद्देश्य क्या क्या है? तो मिशन का 3 उद्देश्य यहाँ पर पूरा करेगा। पहला कि वैज्ञानिक व्यापक अवलोकन के लिए लाल ग्रह की परिक्रमा करेगा। मार्टियन मिट्टी पर लैंडिंग, मार्स की मिट्टी पर वो लैंड करेगा। लैंडिंग साइट पर घूमने के लिए रोवर भेजना, तो रोवर भेजा गया है। यह ग्रह की मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, पर्यावरण, वातावरण और पानी में वैज्ञानिक जांच करेगा और पानी की भी जांच करेगा। यह फरवरी में लाल ग्रह के चारों ओर कक्षा में आ जाना चाहिए। तो यह सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह काकोरी षड्यंत्र, असेंबली में बमबारी। आपको पहचानना है कि यह किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कथन है। वह काकोरी षड्यंत्र, असेंबली में बमबारी, सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल थे। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त विवरण के साथ सही रूप से मेल खाने वाले व्यक्ति की पहचान करें। पहला तो यहाँ पर देखिए वह काकोरी षड्यंत्र और असेंबली में बमबारी, सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या जैसे घटनाओं में शामिल थे। तो सॉन्डर्स की हत्या तो भगत सिंह ने की है, तो उस हत्या में शामिल था। यहाँ से आपको पता चल सकता है वो भगत सिंह हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन आप तीसरा पढ़ेंगे, अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में उनकी मृत्यु हो गई, तो उस भगत सिंह की मृत्यु तो फांसी देने से हुई है। तो यहाँ पर भगत सिंह तो हुआ नहीं, यहाँ पर मुठभेड़ में मारा गया है वह। तो मुठभेड़ में तो एक ही इसमें मारा गया, वो है चंद्रशेखर आजाद, जो कि इलाहाबाद पार्क में, और वो जो है उसके काकोरी षड्यंत्र में भी शामिल था। तो इसका सटीक आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। तो इसका डी आंसर होगा 5 का, भगत सिंह इसमें नहीं होगा। ऑल इंडिया रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑल इंडिया के लिए कौन सा सही है? ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती बोर्ड के अधीन है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। और 2 व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन 2 है, व्यक्तियों द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से या उसके लिए प्रत्यक्ष प्रचार की अनुमति नहीं देगा, जो केवल उस व्यक्ति या संगठन को लाभान्वित करने की संभावना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यह दोनों कथन सही है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती बोर्ड
के अधीन है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। और व्यक्तियों द्वारा एयर इंडिया पर प्रसारण किसी व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति और संगठन को यह लाभान्वित नहीं करता है या प्रत्यक्ष प्रचार की अनुमति नहीं देता है। किसी एक व्यक्ति या संगठन के लिए लाभान्वित नहीं है, यह पूरे सरकार के लिए और पूरे देश के लिए है। तो यह दोनों कथन सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 6 का। ध्रुव अस्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्रुव अस्त्र क्या है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ के पता कर सकते हैं। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन 2, यह लॉन्च मोड से पहले लॉक ऑन से संचालित होता है, जिसे केवल भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो ABCD ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं बता दूं कि यह तो पहला ऑप्शन सही है, रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और यह लॉन्च मोड से लॉक ऑन संचालित होता है, इसमें ये गलत है क्योंकि यह केवल भूमि से आधारित नहीं है, सरफेस टू एयर लॉन्च नहीं। यह लॉन्च जो है एयर टू सरफेस है, तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। तो इसमें केवल एक ही सही है, तो इसका ऑप्शन होगा 1। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव अस्त्र का अवरोहण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल जो है ये हेलिना है, जिसे अब ध्रुव अस्त्र नाम दिया गया है। तो आपको पता चले कि हेलिना बोले या ध्रुव अस्त्र, तो दोनों एक ही होंगे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। लेकिन यह जो लॉन्च वर्जन है इसका, यह हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दुनिया में सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियार में से एक है। यह टैंक को, तोप को डिस्ट्रॉय करती है और यह हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है। तो हमेशा याद रखना है कि यह एयर से सरफेस लॉन्च होती है। यह लॉन्च मोड से पहले लॉक इन पर काम करता है, वहां पे था लॉक ऑन, तो नहीं, लॉक इन पर काम करता है। इसे भूमि और वायु आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। जमीन पर आधारित नाग मिसाइल का पहले भी सफल परीक्षण किया गया। तो जो सरफेस से लॉन्च होता है एंटी टैंक मिसाइल, उसका नाम है नाग, और जो एयर से होगा वो होगा हेलिना या ध्रुव अस्त्र। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो गया। नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन नाग स्पेशली जो है सरफेस टू सरफेस है, और हेलिना या ध्रुव अस्त्र जो है वो एयर टू सरफेस है। यही इसमें दोनों में अंतर है। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करता है। कथन 2, अपनी व्यापार नीतियों के संचालन में पूर्ण स्वायत्तता रखने वाला कोई भी राज्य सीमा शुल्क क्षेत्र में WTO में शामिल हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से हाथ खींच लिया है। तो कौन सा कथन है इसमें? 1, 2, केवल 1, 3, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। तो मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी इसके सदस्य हैं और अभी तक इसने अपनी सदस्यता नहीं खोई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, हम एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा जो है अमेरिका ने हाथ नहीं खींचा, अमेरिका भी इसका मेंबर है। तो इसका ऑप्शन बच गया कौन? 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा A। एनासिस 2 मिशन हाल ही में समाचार में देखा गया है। यह क्या है? चीन का सबसे महत्वाकांक्षी मंगल मिशन है, इजराइल का दूरसंचार उपग्रह है, CUAE का मिशन टू मार्स है, दक्षिण कोरिया का सैन्य संचार उपग्रह है। तो एनासिस 2 मिशन जो है यह दक्षिण कोरिया का सैन्य संचार उपग्रह है। तो जानते हैं इसके बारे में। एनासिस 2 दक्षिण कोरिया का एक सैन्य संचार उपग्रह है। इसे हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 के रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
और बता दूं स्पेस एक्स जो है इलॉन मस्क की कंपनी है, इसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। एनासिस 2 दूरसंचार उपग्रह भूस्थैतिक पृथ्वी की कक्षा में काम करेगा। तियानवेन 1 नाम का चीनी मंगल मिशन हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है, तियानवेन 1 नामक चीनी मंगल मिशन जो हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी किया गया है। भारत पहले एक दशक में वन क्षेत्रों में शीर्ष देशों में से एक है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो मैं बता दूं कि यह जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। दूसरा इसमें सही है, भारत पिछले दशक में से वन के क्षेत्रों में वृद्धि हो रहा है, लगातार वृद्धि। तो वन क्षेत्रों में शीर्ष देशों में से एक है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि यह वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि विभाग द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इसमें एक गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 ही सही है। तो जानते हैं थोड़ा विस्तार में। नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खाद्य और कृषि संगठन इसके द्वारा जारी किया जाता है या लाया जाता है। किसका? वन संसाधन मूल्यांकन। तो भारत ने पिछले दशक में 2010 से लेकर 20 तक में वन क्षेत्रों में 10 शीर्ष देशों में से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिए वनों की स्थिति, उसकी स्थितियों में प्रबंधन का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार एशियाई महाद्वीपों में 2010 से 20 में वन क्षेत्रों में सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज करने वाले शीर्ष 10 देश देखिए, जो कि एशिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वन क्षेत्र में सर्वाधिक शुद्ध लाभ दर्ज करने वाले, यहाँ पर नॉर्थ एशिया, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो उसमें पहले स्थान पर जो है चीन है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर भारत, चौथे पे चिली, वियतनाम, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि रोमानिया है। तो भारत का स्थान जो है यहाँ पे तीसरा है। तो भारत में स्थानीय, आदिवासी और देसी समुदाय द्वारा प्रतिबंधित वन क्षेत्र जो 1990 में 0 से बढ़कर 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। हालांकि आकलन के अनुसार प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर निराशाजनक है। पुनर्जीवित वन जो प्राकृतिक रूप से, मतलब अगर कोई पौधा अपने आप बड़ा होकर जंगल बनता है तो इसका दर जो है भारत में बहुत कम है। लेकिन जो लगाए हुए पौधे हैं, रोपा हुआ पौधा, वो उसमें बहुत वृद्धि हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं कंटिन्यूसली डेली MCQ सीरीज लेकर के आता रहूंगा।